Hello students, I welcome you all again on Sunya PCS and this is Medieval History Part 4. Let's start with it. हमने अब तक देखा कि हम आपका जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है वो स्टार्ट कर चुके हैं। भक्ति मूवमेंट बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है सूफी मूवमेंट की। हम बहुत जल्दी और बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके लिए ये कोर्स लेकर आए हैं, बहुत कम से कम वीडियोस में, और शून्य पीसीएस की तरफ से प्रेजेंटेड है। सो आई होप यू आर लाइकिंग इट। ओके, सो सूफी मूवमेंट जो मैंने बताया था कि 12th सेंचुरी एडी की शुरुआत में हो चुकी थी इसकी, और इसका रीजन क्या बताया जाता है कि जो मुस्लिम जो समाज था, मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, उसमें जो लीडर्स थे उनके बीच में जो करप्ट सिस्टम, उनकी जो मटेरियलिज्म, जो पैसे के लिए ज्यादा भूख, और उसके साथ साथ जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो परेशानियां चल रही थी, उसको देखते हुए उनको लगा कि अब मुस्लिम समाज में भी एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है। उन्होंने सीखा ईस्ट से, इंडियन जो वैदिक सोसाइटी है उससे उन्होंने लर्न किया, काफी कुछ चीजें यहाँ से भी ली है, और सूफी मूवमेंट इस तरीके से शुरुआत होता है। तो आपने देखा कि 1300 एडी ऑनवर्ड्स इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो जाती है। सूफिज्म एक मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम, मैं पहले ये बता चुकी हूँ आपको। और अब देखते हैं जो सूफी शब्द है उसका मतलब है वूल, यानी कि ऊन जो होता है, इसका मतलब होता है। और ये एक लिबरल मूवमेंट थी, यानी कि इसका किसी धर्म से प्रभावित होना इसका कोई रीजन नहीं था, यानी कि धर्म में अच्छाई लाना या एक तरह से चेंजेस लाना इसका मतलब नहीं था। इसका सोल पर्पस ये था कि किसी तरीके से जो सोसाइटी में जो एक तरह से अराजकता फैली है उसको चेंज करना और अच्छा परिवर्तन लाना। ठीक है, तो इसका मेन जो फोकस हो जाएगा, मेन जो इसके काउंटर पार्ट्स जो हो जाएंगे वो क्या है कि पीर मुरीद का रिलेशन पाया जाता है। एक पीर होगा, एक टीचर होगा, एक मुरीद यानी कि उसका स्टूडेंट पाया जाता है। और इब्दुल अरीबी और वहादत उल वजूद, ये जो डॉक्ट्राइन्स है जो फॉलो की जाती है सूफी मूवमेंट में। ठीक है, अब देखा मैंने बाशरा और बेशरा, मैंने बताया था बेशरा इसके बिना या और बाशरा इसके साथ, विद एंड विदाउट, ये आप याद रखिएगा, विद एंड विदाउट। तो आप देखिएगा कि जो भी इस्लामिक लॉ के साथ होता है उसको बाशरा बोला जाता है, सूफी मूवमेंट में जो उसके बिना होता है उसको बेशरा बोला जाता है। तो सूफीज्म में जो सेल्फ डिसिप्लिन, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन ऐसी मानी जाती है। जब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो थे उन्होंने एक्सटर्नल कंडक्ट सूफीज स्ट्रेस ऑन इनर प्योरिटी, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम धर्म को कट्टरता से फॉलो कर रहे थे, वो उसी में मुस्लिम धर्म के ही जो रूल थे, वो रेगुलेशन थे, उन्हीं को फॉलो करना चाहते थे। बट जो सूफी लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनर प्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि एक इंसान के अंदर जो क्वालिटीज है उसको वो निखारे। Okay, Sufism entered in India between 11th and 12th. Al-Hujwari was first Sufi who settled in India and died in 1089. Right, तो ये जो सूफीज्म जो भारत में जब आया तब यहाँ पर अल हुजवारी पहले ऐसे सूफी संत थे जो माना जाता है, इनका ये टाइम पीरियड है। और गंज नक्श, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अनलिमिटेड ट्रेजर, ये इनको इस नाम से भी जाना जाता था। मुल्तान जो पहले इंडिया का हिस्सा था पाकिस्तान में, और पंजाब का पार्ट, और ये पहले सेंटर ऐसे हुए जहां पर सूफी जो मूवमेंट थी उन्होंने अपनी दौड़ पकड़ी। इसके बाद कश्मीर है, बिहार, बंगाल और दक्कन जो है उसमें ये आपकी चेंजेस पाए गए। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूफिज्म, अब सूफी धर्म के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो फना, इसकी सूफिज्म की कुछ भाषा है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। फना का मतलब है स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी विद अल्लाह, यानी कि एक जो आपका भक्त है और अल्लाह है उसके बीच में जो रिलेशन है उसमें वो पूरी तरह से आप जो अल्लाह के लिए समर्पण हो जाना, उसका समर्पित हो जाना, उसको फना बोलेंगे। इंसान कामिल, जिसको बोला जाएगा परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज, इसमें कोई कमी नहीं है, इंसान परफेक्ट है। सूफी धर्म का पर्पस भी एक तरह से यही था। जिक्र तौबा, तौबा मतलब कि हम वो रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम, यानी उनका जिक्र करेंगे हर समय। वहादतुल वजूदी, इसका मतलब है कि एक भगवान है पूरे यूनिवर्स में जो दुनिया को चला रहा है, यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग।
समा, अब आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई समा बांध दिया, ऐसी महफिल थी उसने समा बांध दिया। मतलब स्पिरिचुअल डांस और म्यूजिक का ऐसा माहौल बनना जिससे आपका अन इस्लामिक जो म्यूजिक, दो म्यूजिक इस अन इस्लामिक, ये आप ध्यान रखना कि इस्लाम में म्यूजिक को इतना जो है स्पेस नहीं दिया गया है, एक तरह से मना किया गया है, बट फिर भी यहाँ पर जो स्पिरिचुअल डांस और म्यूजिक जो अल्लाह के लिए किया जाए उसको एक तरह से उसका अनफोल्ड करना और उसकी तरह उसको यहाँ पर इंक्लूड करना, ये समा बांधना, समा इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा। अब तीन इसकी स्टेजेस आए सूफिज्म की, अगर मैं बात करूँ तो पहली स्टेज है जिसको हम खानका बोलेंगे, दूसरी को तरीका बोलेंगे, तीसरी को तरीफा बोलेंगे। तो यहाँ पर 10th सेंचुरी में खानका आए जिसको गोल्डन मिस्टिसिज्म बोला जाता है फिलोसफी का सूफी में। सेकंड को 11 to 14 सेंचुरी में आया जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज और ट्रेडिशनल सिंबल और यहाँ पर इसके साथ अटैच किए गए। थर्ड जो सबसे लास्ट है तरीफा, इसमें जब एक पॉपुलर मूवमेंट बन गया सूफिज्म और नॉर्थ में और इंडिया में जो है इसका बहुत सारे जो है बहुत सारे जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स निकल के आए, वो भी यहाँ पर देखा गया क्योंकि तारीफा के जो सूफिज्म था वही ज्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में, राइट। और फिर सूफी और म्यूजिक का क्या रिलेशन है आपस में ये देखा जाएगा। ये एक तरह से एक दूसरे का जो गॉड और जो भक्त है उसमें उनका जो रिलेशन है वो मेंटेन करने के लिए गॉड रिमेम्बर बाय जिक्र, एक तरह से उनको बार बार उनका नाम जपना, समा बांधना, परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक, ये सब चीजें इसमें शामिल की गई। सूफी जो है लिटरेचर इनका बहुत रिच रहा है, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स, दोहे और ये सब जो चीजें हैं इसमें लिखी गई है। और अमीर खुसरो द फॉलोअर ऑफ निजामुद्दीन औलिया बहुत फेमस जो है संत हुए हैं, एक सेंट हुए हैं दिल्ली के, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया आपने नाम सुना होगा, उनके लिए जो है जो अपनी जो कविताएं थे वो लिखते थे। सूफी संत जो है ये क्रेडिटेड विद इनोवेशन इन्वेंशन ऑफ सितार एंड तबला, ये दो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स को जो सूफिज्म को क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इनको डेवलप किया, बनाया। आपको पता होना चाहिए जो हिंदुस्तानी म्यूजिक भी है वो भी पर्शियन कल्चर से जो है आपका लिया गया है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उसी तरीके से सितार और तबला भी यहाँ से आया है। अब देखा जाए तो क्लासिकल म्यूजिक में भी इनका काफी ज्यादा हाथ, अब देखा गया भाई म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं और सूफी इतना बड़ा मूवमेंट है तो क्यों ना उसका पार्ट बने, बिल्कुल। तो ख्याल जो है, ख्याल जो म्यूजिक का हिस्सा होता है वो बहुत सूफिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड लिया गया है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल यानी कि उनके शिष्य थे, उन्होंने एक बहुत अलग तरह का समा जो है दिया, मतलब म्यूजिक और ये जो आर्ट है और एक तरीके से जो गाना बजाना ये सब। खुसरो इज समटाइम्स रेफर टू एज द पैरट ऑफ इंडिया, इसको तोता हिंद बोला जाता था, और खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फीचर इसके क्या हो जाएंगे, सूफी ने एलैबोरेटेड रिचुअल्स और कोड्स ऑफ बिहेवियर जो है आपका मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स के दिए हुए उनको रिजेक्ट कर दिया। किस तरह से जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो धर्म है उसकी बातों को इन्होंने रिजेक्ट किया है। और माशूक और सूफीज आर द आशिक, ठीक है। देखो गॉड को जैसे प्रेमी प्रेमिका में जो प्रेम होता है ना, ठीक उसी तरीके से उन्होंने ये यहाँ पर अपना जो फिलॉसफी बताई है कि जिस तरीके से भगवान आपका माशूक है और आप उसके आशिक हैं, इस तरीके से उनका प्रेम आपस में दिखाया गया है। और 12 सिलसिला यहाँ पर हुए। सिलसिला एक तरह से ऑर्डर, एक तरह से टाइप है सूफीज्म के जो इंडिया में पाए गए हैं अंडर मिस्टिक सूफी सेंट, और 4 इनमें सबसे पॉपुलर हैं जिनमें से चिश्ती सबसे ज्यादा इंडिया में पॉपुलर रहा, उसके बाद सोहरावर्दी आता है। आज भी आप देखे जाएंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती और जो चिश्ती दरगाह है आपकी अजमेर शरीफ, ये सब जो है आपने बहुत सुना होगा क्योंकि आज भी इनका नाम इतना चलता है, राइट। तो ये सिलसिला बोला जाएगा इनको, 12 सिलसिला हुए थे टोटल। अब जो आपका कदरिया है और नक्शबंदी है, ये सिलसिला जो है मुर्शिद यानी कि टीचर और मुरीद, इन दोनों में कनेक्शन की बात करता है। खानका जो हॉस्पिक जो आपका वर्शिप का तरीका है उसका ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है सिलसिला, ये इसका कादरी सिलसिला और शेख अब्दुल कादरी, ये आपके चिश्ती जो है प्लेस इन अफगानिस्तान वहां से आए हैं। सूफिज्म जो है उन्होंने अपनी रूट्स बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया दोनों में अपनी पैर पसारे थे। सोशल, पॉलिटिकल, डीप कल्चरल, ये मतलब हर तरीके से समाज में घुस गया था। सूफिज्म ने बिलीव
बिलीव किया कि जो है डिवोशंस जो मोर इम्पोर्टेंट देन फास्ट और प्रेयर, यानी कि नमाज करने से और रोजा करने से आपको अल्लाह की प्राप्ति नहीं होगी। आपको जो मन में आपके भाव है वो अच्छे हो तो उससे ज्यादा रहे, सब बढ़िया रहेगा। सूफिज्म जो है उन्होंने कास्ट सिस्टम को एकदम नकार दिया है। ये भी जो है इक्वल मानते हैं, इक्वालिटी जो है फॉलो करते हैं सोसाइटी में, ठीक किसी तरह से जिसमें भक्ति मूवमेंट में भी ऐसे ही हुआ था, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सूफिज्म ने यहाँ पर एक्सटेंसिवली वेदांत स्कूल, यानी कि वेदों का अंत हो गया हिंदू फिलोसफी से, उसको माना है। मैंने बताया था आपको पहले ही कि सूफी धर्म में भी जो इन्फ्लुएंस है वो वेदों से लिया गया है। कार्डियल डॉक्ट्राइन्स ऑफ सूफिज्म इंक्लूड कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, एनिहिलेशन ऑफ द सेल्फ, यानी कि कंप्लीटली अपना जो है इसमें अपने आप को खत्म कर देना, बिकमिंग अ परफेक्ट पर्सन। ठीक है, तो कंप्लीट सरेंडर कर देना भगवान को, अल्लाह को, अपने आप का, और एक परफेक्ट पर्सन बन जाना, ये इसका मेन फोकस हो जाएगा। These three cardinal principles altogether make the doctrine of fana, which means annihilation of human attributes through union and God, union with God. In Sufism, a perfect being is also called a wali, यानी कि संत उनको बोला जाएगा, word that literally means sincere friend। ठीक है, तो वली का मतलब होता है सिंसियर फ्रेंड। सूफिज्म में ये बोला गया है क्योंकि जो है भगवान और भक्त के बीच में जो रिलेशन है वो इसी तरीके का होना चाहिए। अब कुछ सिलसिला हुए, मैंने 12 बताए हैं बट 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा चिश्ती, इसके ख्वाजा अब्दुल चिश्ती इसके फाउंडर हो जाएंगे। पर्शिया से ये आया था, सेंट्रल एशिया से, जिसको हम ईरान बोलते हैं आज। ठीक है, और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इन्होंने इंडिया में इसको पॉपुलराइज किया था। बाबा फरीद ये मोइनुद्दीन के शिष्य थे, उनके मुरीद थे। ठीक है, फरीद मुरीद याद रखना, मुरीद किसके थे? ये मोइनुद्दीन के। और इसके बाद जो हिज पोएम्स इंक्लूडेड गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें भी शामिल की गई है। निजामुद्दीन औलिया ये आपके सिद्ध, यानी कि परफेक्ट ड्यू टू योगी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इन्होंने यहाँ से जो इंडिया की जो बेसिकली देन है क्या है, योग करना, सिद्ध करना, ये सब इन्होंने सीखा और इसी को फॉलो भी किया। समा बांधना ये सब चिश्ती इसमें इसका पार्ट हो जाएगा। बा शरिया यानी कि ये जो शरिया कानून है उसके साथ, बा मतलब विद वाला ये। ठीक है, तो उसके साथ इसमें जो यानी कि जो मुस्लिम रूल है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सोहरावर्दी है, सोहरावर्दी आपका इसका सोहिबुद्दीन सोहरावर्दी इसके फाउंडर हो जाएंगे। मेन सेंटर मुल्तान हो जाएगा और ये दिल्ली सल्तनत के समय का जो है पार्ट है, उस समय भी बहुत पॉपुलर था। इसके बहुद्दीन जो है जकारिया ये इसके फेमस जो है सेंट हो जाएंगे और ये भी बाशरिया है। ठीक है, बा है याद रखना। फिर आता है नक्शबंदी, ये आपका बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी इनका जो है फाउंडर हो जाएंगे। ख्वाजा पीर मोहम्मद इंट्रोड्यूस नक्शबंदी इनटू इंडिया बाय अकबर के टाइम में, 1526 का टाइम है भाई, सॉरी 56 के बाद का अकबर का टाइम है। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट यानी ये भी मानता है बाशरिया यानी कि मुस्लिम कानून को। ठीक है, और इन्होंने जो है शिया को अपोज किया है, जो इनमें खुद इनका एक पार्ट है मुस्लिम धर्म का। फिलोसफी ऑफ वहादत उल शहदूद, इसके साथ राइडे हाफिज ये भी आपका जहांगीर, इन्होंने जो है अरेस्टेड बाय जहांगीर और इस समय ये इन्होंने लिखा है। मुगल पीरियड, अब देखिए जो सूफी जो आपका पूरा पार्ट हो गया, सूफी जो मूवमेंट है मेन पार्ट इसका क्या था कि एक तो जो जितनी भी बुरी आदतें हैं मुस्लिम समाज से वो निकालना। ठीक है, और एक उसके साथ साथ जो इक्वालिटी है वो लाना। तो हमने उस भक्ति में भी यही पढ़ा था, सेम चीज यही हो जाएगी बट थोड़ा सा बस धर्मों का थोड़ा अंतर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आई वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब आते हैं मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड आपका 1526 से 40 और 1555 से 1857 के टाइम तक, जब आखिरी जो है बहादुर शाह जफर जो आखिरी किंग हुए हैं, आखिरी मुगल जो है आपके शहनशाह हुए हैं, तो ये इनका आखिरी समय इनको पकड़ लिया गया था और रंगून में इनको जो है भेज दिया गया था। इनको वहीं उनकी डेथ हो गई थी। तो 1857 तक आपका मुगल समाज था। उसके बाद कंप्लीटली ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका रूल हो गया था यहाँ पर एस्टैब्लिश। ठीक है, और यहाँ पर आपका सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश क्राउन रूल जो है तब आ गया था, क्योंकि 1857 तक ही आपका ब्रिटिश रूल कंपनी रूल था। ओके, मुगल पीरियड की बात करें तो 1526 में आपका कब, जब आखिरी जो आपका सल्तनत का किंग कौन सा था भाई, आपका सिकंदर जो इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ किसके साथ, आपका बाबर से। तो बाबर यहाँ पर जीत गया था और वहां से शुरुआत हुई थी आपकी मुगल पीरियड की। ठीक है, तो बाबर जो है मुगल एम्पायर का जो फाउंडर था
और पिता की तरफ से तैमूर से जो है रिलेट करते थे ये, और माँ की तरफ से जो मदर साइड थी वो चंगेज खान की साइड, तो दोनों साइड बहुत खतरनाक थी। ठीक है जी, तो उनका ये मिक्स ब्लड हो जाएगा, इसलिए इनको मुगल बोला जाता था। बाबर जो है वो अपने फादर जो है उनके फरगना उज्बेकिस्तान में एक गवर्नर थे उनका, और उस उनको उनको जो है सक्सीड किया इन्होंने। ठीक है, और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अप्रीहेंशन ऑफ उज्बेक अटैक ऑन काबुल और इन्विटेशन ऑफ राणा सांगा टू इन्वेड इंडिया फोर्स्ड बाबर टू लुक फॉरवर्ड इंडिया, यानी कि भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। ये कुछ रीजन थे कि वो क्यों भारत आए थे। बाबर है, पहला युद्ध हुआ पानीपत का, ये 1526 में हुआ, ये पूछा जाता है, बहुत फेमस है, क्वेश्चन कई बार आते हैं, पानीपत का युद्ध कब हुआ। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाई हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये वो बहुत सारे जितने भी आपके युद्ध होते हैं ये आपका बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुगल इरा की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, इब्राहिम लोधी को हरा के, पता है। अब बाबर की विक्ट्री का क्या रीजन था कि भाई सबसे पहले तो उनका मेन रीजन क्या था भाई, यूज ऑफ गन पाउडर। इससे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल भारत में नहीं हो रहा था। साइंटिफिक यूज ऑफ कैवलरी, यानी कि जो भी इनकी घुड़सवारी है, घोड़े पर सवार जो इनके सवार थे, इनका जो सेना थी उसका बहुत अच्छे से प्रयोग करना। तुलगमा जो है आपका जो विधि होती है, एक जो है टाइप होता है, इसको अगर मैं डिटेल में जाऊं तो भाई किस तरीके से एक दुश्मन को घेरना है अपना चालाकी से, अपनी जो है सेना का प्रयोग करके, तो वो तुलगमा विधि होता है। और फिर दूसरी तरफ से जो है तोप के गोले, एक तरफ से तो दुश्मन को घेर लेना, दूसरी तरफ से तोप के गोले यहाँ पर बरसाना, ये तुलगमा विधि में होता है। ये सबसे पहले बाबर ने शुरुआत की, और इस वजह से बाबर हर युद्ध जीता। अपनी जो है इस तरीके की वजह से बाबर आने वाला हर युद्ध जीता है भारत में। खानवा का युद्ध फिर करता है 1527 में, इसमें राणा सांगा जिन्होंने इनवाइट किया, तो खुद इनको हरा दिया इन्होंने, और टाइटल गाजी इन्होंने जो है यहाँ पर ले लिया था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 में, मेदिनी राय वाज डिफीटेड with this resistance across Rajputana was completely shattered। इसके बाद घाघरा का एक युद्ध होता है, बाबर ने महमूद लोधी जो थे उनको यहाँ पर जो दिल्ली का सुल्तनत फिर से पाना चाहता था उसको हराया। ठीक है, तो 3-4 युद्ध हो जाएंगे इनके टाइम पे, आप याद रखना, बैटल ऑफ पानीपत, देन आपका खानवा, चंदेरी एंड घाघरा। इसके बाद बाबर का जो इन्वेंट था इंडिया में आने का सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, बाबर ने 4 बाग आपका सिमेट्रिकली लेड आउट द गार्डन, यानी कि 4 बाग जो तकनीक थी, आप देखिए इस तरीके से जो आपका अगर कोई महल है उसमें 4 जो आपका कोनों में ये जो आपके बाग है, ये बाग, ये आने जाने का रास्ता है, और बाग बनाने का ये जो तरीका है ये बाबर ने शुरुआत की इसकी। इसके बाद पानीपत में इन्होंने अपनी जो है मॉस्क बनाई, यानी कि मस्जिद। इसके बाद संभाज जो रोहिलखंड में है वहां पर बाबर ने तुजुके बाबरी, बाबरनामा जिसको बोला जाता है, वो लिखा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है काबुल और कंधार जो एरिया था ये भी मुगल एम्पायर में इन्होंने शामिल किया। सिक्योरिटी, एक्सटर्नल इन्वेजन, ये लगभग 200 साल तक इन्होंने इसकी जो है जो एक्सटर्नल इन्वेजन, लगभग 200 साल तक, मतलब ये मुगल एम्पायर जमा रहा, इतना मजबूत इसको कर दिया। बाबुल पॉपुलराइज गन पाउडर, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और तो ये कुछ रीजन हुए सिग्निफिकेंस उनका भारत में आने का। स्ट्रेंथन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड, जो भारत था, भारत का जो ट्रेड है वो यहाँ पे ये जो है काबुल और इस रास्ते से, क्योंकि उस समय काबुल जो है सेंटर ऑफ पावर होता था, वहां तक ट्रेड करना इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने बढ़ाया। बाबर इंट्रोड्यूस अ न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया, जिसमें मैंने तुगलक जो विधि थी आपका तुलुगमा, वो उसका नाम लिया मैंने। और डिफीटिंग संघ और लोधी, ही स्मैश्ड द बैलेंस ऑफ पावर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया एम्पायर। ये रेज्यूम द टाइटल ऑफ पादशाह, तो पादशाह का जो टाइटल था वो इन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया। तो टाइटल्स कौन कौन से लिए हैं इन्होंने, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो पादशाह जो टाइटल है, इसके साथ साथ जो गन पाउडर की शुरुआत है, तुजुके बाबरी इन्होंने लिखी है, 4 बाग की शुरुआत इन्होंने की। कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला इनका बेटा आता है, देखो बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद उनका बेटा अकबर आता है, अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद उनका बेटा शाहजहां आता है। ठीक है, और शाहजहां के बाद लास्ट जो सबसे मेन मुगल हो जाएंगे, उसका लास्ट राजा कौन सा होता है, सॉरी शहंशाह, ये कौन सा हो जाएगा, ये है आपके औरंगजेब। देखो जैसे हिंदू राजा होते हैं, हिंदू में क्या देखा गया है कि भाई जो बड़ा बेटा है ना,
किसी राजा का, वो जाके सल्तनत फिर संभालेगा उसके मरने के बाद, ऐसा माना जाता है जनरली। और आपस में मार के और सत्ता हथियाना, ये बहुत कम जो एग्जाम्पल है वो देखा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। बट जो मुस्लिम्स है ना, वो क्या कल्चर लेके आए कि आप, डिपेंड नहीं करता कि आप बड़े हैं छोटे, आप योग्य हैं कि नहीं, ये साबित आपको करना पड़ेगा। और वो कैसे साबित होगा, जब कोई भी भाई जब दूसरे भाई को मार कर वो गद्दी जब हथिया लेगा, तो यही उसका मतलब होता था कि आप, इसका मतलब योग्य सरदार है, योग्य है इस गद्दी की। ठीक है, यही होता था। हुमायूं था, हुमायूं के साथ क्या हुआ कि जब तक रहा तब तक इसको युद्ध लड़ना पड़ा, जब तक युद्ध ही लड़ता रहा इसका। और जो है शेरशाह सूरी का काफी 36 का आंकड़ा रहता था, और बाबर के बाद 1530 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। एकदम से अफगान जो आ रहे थे वो भी एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे, और बहादुर शाह जो है गुजरात के, उनसे भी इनका मुकाबला था। फिर बैटल ऑफ चौसा, अब चौसा की लड़ाई आती है, कन्नौज की एक लड़ाई आती है 1540 में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उसको भारत छोड़ने में मजबूर किया। फिर से हुमायूं भारत में आया, और फिर जो है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए तो ये ईरान में रहा था 1955 तक, और फिर उसके बाद जो है फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ सूरी एम्पायर, जो इंडिया में शुरू हो चुकी थी आफ्टर मुगल, कुछ टाइम के लिए 4-5 साल का जो टाइम था सूरी एम्पायर के लिए रहा था, और उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हो गई थी। जो तुगलकाबाद का जो किला था, गयासुद्दीन तुगलक ने जो बनाया था, वहां पर वो लाइब्रेरी थी, और वहां से वो उनकी डेथ हो गई थी गिर के। ठीक है, तो पहली ही मतलब फर्स्ट फ्लोर से जस्ट गिरने से तो इतने पता नहीं कैसे कमजोर थे ये कि फर्स्ट फ्लोर से गिर के इनकी डेथ हो गई। खैर जोक्स अपार्ट, अब हुमायूं जो है बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ दिल्ली, जिसका नाम उन्होंने दीन पनाह रखा। दिल्ली, देखो दिल्ली भी तो 7 जो है आपकी शहरों से मिलकर बना है ना, तो उसी में से एक था दीन पनाह, उसको हुमायूं ने बनाया था, ये याद रखना। अब कौन सी जो मस्जिदों का निर्माण किया था, जमाली मस्जिद है, और ईशा खान की जो मस्जिद है दिल्ली में, इसके साथ साथ उनकी जो विधवा थी आमिदा बानू बेगम, ये भी आपका हुमायूं टूम यूनेस्को साइट जो है ही मानी जाएगी। इसके साथ साथ जो आपका हुमायूं की सिस्टर है गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, इसमें उन्होंने इनके बारे में बहुत बताया है। ठीक है, अपने फादर की बहुत जो है फेवरेट जो है गुलबदन बेगम थी बाबर की, और उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा है हुमायूं नामा। और इसके बाद फाउंडेशन फॉर मुगल पेंटिंग, पेंटिंग का जो शुरुआत है वो इनके टाइम पे हुआ, बट ये ज्यादा समय तक खुद ही जी नहीं पाए, बहुत कम इनका टाइम पीरियड रहा था, खुद देख सकते हैं। 1530 से आपका जो है 56 का जो एरिया था इस टाइम पे आपका ये रहे थे, और ये इसी इतने टाइम में ये युद्ध ही लड़ते रहे ज्यादातर। ही ब्रॉट विद हिम 2 पेंटर्स, मीर सैयद अली और अब्दाल, ये समद ये इंडिया में आए थे, हु बिकेम फेमस ड्यूरिंग अकबर reign, जो अकबर के समय में काफी पॉपुलर हुए। शेरशाह सूरी की अगर बात माने तो सूर डायनेस्टी की शुरुआत इन्होंने की थी, और जो मुगल, अगर जो टाइम पीरियड था, मुगल टाइम पीरियड को कोई टक्कर देने वाला आया था तो वो शेरशाह सूरी ही थे। बिटवीन सल्तनत एंड मुगल पीरियड देयर वाज अ सूरी डायनेस्टी, राइट, सूरी डायनेस्टी भी यहाँ पे एक रही थी, और उसमें सेकंड अफगान एम्पायर, अफगानी थे जो शेरशाह सूरी थे, वो अफगानी थे, बेसिकली बिहार से आते थे बट अफगान मूल के थे। और शेरशाह का रूल जो है वो लगभग 5 साल तक चला। पुराना किला दिल्ली में जो है आपका, उसमें जो है एक मॉस्क यानी कि मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया। मुसौलियम यानी कि उनका जो मकबरा है वो सासाराम में बनाया गया, जो कि बिहार में आता है। ठीक है, बिहार में सासाराम में उनका मकबरा आता है, आज भी आप जाके उसको देख सकते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने फेमस हिंदी वर्क पद्मावत में वो उन्हीं के समय पर लिखा गया था, जो पद्मावत की रचना वो की थी उन्होंने। ठीक है, इस बाद उन्होंने जो है डेवलप ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने उसका कंटिन्यू रखा। और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स इसके जो हो जाएंगे, क्या था आपके, अगर मैं सूरी डायनेस्टी की बात करूं, दीवानी वजारत बहुत आता है, कई बार पेपर में आया है, इसको याद रखिएगा। वजीर रेवेन्यू और फाइनेंस संभालते हैं। अरीज भी आया है, आर्मी को संभालते हैं, ए से ए याद रखिएगा। दीवाने रसालत, ये मिनिस्टर फॉरेन हो जाएंगे। इसके बाद जो दीवाने इंशा, ठीक है, ये आप देखिएगा। और इनको
दीवाने इंशा इन्होंने आपका मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, बरीद इंटेलिजेंस, ये हो जाएगा। शेरशाह का जो एम्पायर है ये आप देखिएगा डिवाइडेड इनटू सरकार, ठीक है, सरकार में ये डिवाइड था और शेरशाह ने अपना जो पूरा एम्पायर है उसको अलग अलग जो है सरकार के नाम से डिवाइड किया हुआ था। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, ये एग्जाम में आते हैं, आप याद रखिएगा। चीफ शिकदर क्या होता था, चीफ मुंसिफ क्या होता था, भाई लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाला, और मुंसिफ जो है आपका जज जो होता था वो इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच सरकार। ईच सरकार वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल परगना, छोटे छोटे परगना में जो है आपकी डिवाइड थी। और शिकदार जो थे मिलिट्री ऑफिसर, आमीन जो थे लैंड रेवेन्यू, और फोटेदार ट्रेजरर, और कारकुन जो है अकाउंटेंट्स, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका ईच परगना में आता है। मौजा विलेज जिसको बोला जाएगा और लोएस्ट लेवल का था, यानी कि अब एक गांव से छोटा तो कुछ नहीं होगा, आपको पता है, हमेशा से हम पढ़ रहे हैं। देयर वाज आल्सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड इक्ताज, राइट, तो इक्ताज उसको बोला जाएगा। इक्ता मैं आपको पहले से डिफाइन कर चुकी हूँ अर्लियर एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश देयर वाज पार्ट ऑफ जो यहाँ पे लैंड का पार्ट था जिनको इक्ताज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट डिफरेंट नोबल्स, राइट। तो लैंड रेवेन्यू वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स वर आल्सो कॉल्ड अमील और कानूनगो, ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। और ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड, राइट, यानी कि वो होते जैसे लेखपाल बोला जाता है ना, वैसे कानून को होता था। लैंड सर्वे किया जाता था बहुत अच्छे से, तभी तो पता चलेगा ना कौन सी जमीन पे कौन सी फसल अच्छे से हो सकती है और हो रही है, उसका क्या रेट लगाए, राइट। इम्प्रूव्ड लैंड रेवेन्यू बाय अडॉप्टिंग जब्ती हर साल, लैंड असेसमेंट एवरी ईयर, ठीक है। और जो है इम्प्रूव लैंड रेवेन्यू किया, हर साल उसको चेंज किया जाता था, भाई कौन सी जमीन पे कितना जो है रेवेन्यू हो रहा है, तो अगर वो इस साल चेंज हुआ है तो उसके उसके फिर उस साल ज्यादा जो है लिया जाता था। ऑल कल्टिवेबल लैंड्स वर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, गुड, मिडिल और बैड, यानी कि अगर जो कोई जमीन है जैसे उपजाऊ है, बहुत अच्छी जमीन है वो, या बहुत कम अच्छी जमीन है, या बहुत ज्यादा है, तो मिडिल, बैड और गुड में उसको डिवाइड किया जाता था। द स्टेट शेयर वाज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस एंड इट वाज पेड इन कैश और क्रॉप। लैंड वॉज मेजर्ड यूजिंग सिकंदरी गज, यानी कि 32 पॉइंट्स में जो है उसको मेजर किया जाता था। इंट्रोड्यूस्ड पट्टा, जो पट्टा है यहाँ पर अमाउंट ईच पीजेंट हैड टू पे, एंड कबूलियत जो है डीड ऑफ एग्रीमेंट यहाँ पर ये मानी जाती थी। इंट्रोड्यूस न्यू सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड दम एंड दे वर इन सर्कुलेशन टिल आपका जो 1835, एक सिल्वर कॉइन्स का नाम दम था, इन्होंने बनाया और ये 1835 तक ये काम करता था, मतलब ये सिक्का इतना पावरफुल उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो ये हम शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने शाही रोड और इंडस वैली, फ्रॉम इंडस वैली टू द सोनार वैली ऑफ बंगाल, जैसे पेशावर और कोलकाता तक हम बोलते हैं, ये आज आपका जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इसको बोलेंगे, ये इन्होंने बनाया था, किसने, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और ये आपका बिल्ट सराय इन्होंने बनाई थी, जो एक तरह से जो मोटेल होते हैं आपका, वो उन्होंने बनाए थे। सर्व्ड एज पोस्ट ऑफिस, many sarai developed into market towns, टाउन उसमें डेवलप हुए। एवरी सराय वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहाना, और जो कस्टोडियन थे वो उसको मेंटेन करने के लिए रहता था। ही फॉलोड ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अलाउद्दीन खलजी एंड मेंटेन हिज पर्सनल रॉयल फोर्स कॉल्ड खासा कैल, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने आपको शेरशाह सूरी यहाँ पर आपका पूरा मेंशन किया, तो इसको याद कीजिएगा। अकबर के बारे में बात करते हैं भाई, इसके बाद आपका अकबर आता है, हुमायूं के बाद उनका बेटा अकबर, जो कि सेकेंड पानीपत वॉर का प्रोडक्ट था, क्योंकि इनकी जो लड़ाई हुई थी वो जो है आपका फादर उनके हुमायूं की डेथ के बाद 1556 में जो आखिरी हिंदू राजा नॉर्थ में था हेमू, उससे लड़ाई हुई थी। बैरम खान लड़ा था अकबर की तरफ से, उनका जो कमांडर इन चीफ था, तो वो इनकी तरफ से लड़ा था बैरम खान की एजेंसी में, और 1556 में जो उनको जो है मुगल सल्तनत दोबारा से दिल्ली में आ गई थी। बैरम बिकेम वकील ऑफ द किंगडम एंड द टाइटल ऑफ खाने खानम, ठीक है, उनको मिला था, ये याद रखिएगा किसको मिला था। हल्दी घाटी राजस्थान में एक जो जग घाटी है आपका, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर डिफीटेड राणा प्रताप फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स एक्सेप्टेड अकबर सजेरेंटी, यानी कि
ज्यादातर राजाओं ने मान लिया था कि अकबर हमारे राजा हैं अब से, तो यहाँ से राणा प्रताप को उन्होंने हरा दिया था। अकबर ने जो गुजरात के मुजफ्फर शाह हैं उनको भी हराया था, और इसी विक्ट्री को ध्यान में रखते हुए के लिए उन्होंने बुलंद दरवाजा जो है बनवाया फतेहपुर सीकरी में, जो आज भी मौजूद है। ठीक है, आप चाहिए उसको देखिएगा। बुलंद दरवाजा उन्होंने बनवाया है फतेहपुर सीकरी, ये पूरा शहर ही उन्होंने बसाया था अकबर ने अपने ऑफिशियल पर्पज से। ठीक है, तो अकबर जो है ग्रेजुअली एनलार्ज द मुगल एम्पायर टू इंक्लूड मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उनके रूल में आए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इनका जो एम्पायर था वो सूबों में यानी कि प्रोविंसेस में डिवाइड था। उसके बाद सूबेदार उसको रूल करते थे। ठीक है, फिर आपका ईच सूबा हेड ऑफिशियल दीवान होता था, बख्शी, सद्र और फिर काजी होते थे। उनके बाद अनदर एम्पायर जागीर जो है, अनदर डिवीजन ऑफ एम्पायर होता था जागीर अलॉटेड टू नोबल्स एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। जागीर वो जमीन का हिस्सा होता था, जायदाद होती थी जो रॉयल फैमिली के लोगों को दिए जाते थे, या कोई अच्छा खासा जो मंत्री है उसको दिया जाएगा। खालिसा बार बार बता चुकी है, जो राजा अपने लिए जो जमीन रखता था उसी से उसका एक तरह से जो है रॉयल ट्रेजर चलता था। ठीक है, इनाम जो है गिवन टू रिलीजियस लीडर्स, हाफ ऑफ इट वाज अनकल्टिवेटेड। राइट, लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो फौजदार, चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड अमाल गुजार, लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ से आता था आपका, ऑफिसर्स ऑफ सरकार। राजा टोडरमल लैंड रेवेन्यू की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टोडरमल जो एक राजपूत थे वो इनके यहाँ पर जो है काम करते थे लैंड रेवेन्यू का संभालने का। ठीक है, जब्ती और बंदोबस्ती सिस्टम ये इनके टाइम पे होते थे। राइट, अब तहसाला सिस्टम क्या होता था? रेवेन्यू जो है जो फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 इयर्स। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि इस जमीन पे क्या क्या उगा है, कितना उगा है, वो देखा जाएगा, तभी तो ये मानेंगे भाई इस साल हाँ इतना हो सकता है एटलीस्ट इस पे। ठीक है, अगर किसी साल 5 उगा है, किसी साल 6 टन हुआ है, किसी साल 5 टन हुआ है, 4 टन, तो एवरेज निकाला जाएगा और फिर वो डिसाइड किया जाएगा। और इट वाज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ जब्ती और बट्टाई घोला बख्शी सिस्टम। ये क्या था भाई? ये प्रोड्यूस डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड पीजेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। पीजेंट्स वर गिवन चॉइस बिटवीन बट्टाई एंड दहसाला। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो नक्श कांकुत ये क्या होते थे? जो पीजेंट जो आपके किसान होते थे और जो पेइंग जो पास्ट में जो है रेवेन्यू दे रहे थे उनका नाम होता था ये कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड। पोलाज उसको बोलते थे जो उपजाऊ धरती हर साल उगती थी। परती वो होती थी जो 2 साल में एक बार देती थी। चाचर वो भूमि होती थी जो 3-4 साल में एक बार उगता था। बंजर वो भूमि होती थी जिससे कभी कभार यानी कि 5-6 साल में एक बार कभी कभार थोड़ा बहुत उग जाता था। सबसे अच्छी कौन सी होती थी? पोलाज। ये भी आप याद रखिएगा। पेमेंट जो था रेवेन्यू का वो आपका जनरली कैश में दिया जाता था। कानूनगो जो है ये हेरिडिटरी थे लैंड होल्डर्स, और करोरीज ये आपको अपॉइंट किए जाते थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। अब मनसबदारी की अगर बात की जाए तो ये क्या होता था सिस्टम भाई? अकबर जो है उन्होंने मनसबदारी सिस्टम जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाया। इस सिस्टम में हर ऑफिसर को एक रैंक जो है दे दी जाती थी कि भाई तुम्हारी जो सैलरी है उसके हिसाब से तुम्हारी रैंक इतनी हो जाएगी। वो कैसे डिसाइड की जाएगी? मनसबदार जो है फॉर ऑल बट इट हैड 3 स्केल ग्रेडेशन। जैसे कि मनसबदार हो जाएगा अगर 500 जात है आपके पास, जो एक तरह से अगर मैं बोलूं जात क्या होता है, तो जात भी एक तरह का टैग दिया जाता था कि इतनी आपकी सैलरी है इसमें, तो आपको अगर 500 जात आपके पास हो जाता है तो आपको मनसबदार जो है बनाया जाएगा, या बिलो इससे कम होगा तो अमीर जो होता है वो बोला जाएगा 500 से 2500 जात के बीच में। अमीर ए उम्दा ये होगा आपका 2500 से जात से भी ऊपर। तो जात जो है फिक्स द पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी ऑफ अ पर्सन। द रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू 2 जात एंड सवार। भाई जात तो आपका सैलरी होगा, सवार मतलब आपके पास जितने घुड़सवार आप मेंटेन करेंगे उतना आपका रुतबा होगा। ठीक है, सवार जो होता था मतलब आपके पास कितने घोड़े होंगे। एवरी सवार had to maintain at least 2 horses, right? जैसे एक सैनिक है उसके पास 2 घोड़े तो होने ही चाहिए, तो वो आपके पास कितने सवार हो गए? जितने घोड़े हो गए उससे फिर आप आधा आपके पास सवार हो जाएंगे, यानी कि हर एक के पास 2 घोड़े होते थे। मनसब रैंक वाज नॉट हेरिडिटरी, मतलब कोई बेटा नहीं बनेगा बाप के बाद, और मनसबदार वर पेड बाय असाइनिंग जागीर। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी क्या थी भाई? जिजिया कर, मैंने जो बताया था आपका जिम्मी जिसको हम बोलेंगे कि आप अंडर प्रोटेक्टेड नहीं है बाय द मुस्लिम रूलर। ठीक है, तो ये आपका जिजिया कर हो जाएगा, मतलब आप अगर हिंदू है तो आपको कर देना पड़ेगा। पिलग्रिमेज फोर्सिबल, ये जो जितने एक्स्ट्रा टैक्सेस थे ना ये सब उन्होंने खत्म कर दिए।
इबादत खाना उन्होंने बनाया, यानी कि धर्म को सुधारने के लिए जो भी बातें डिस्कस करनी होती थी वो इबादत खाने में रह के डिस्कस करते थे। फतेहपुर सीकरी में इसको बनाया और इसके बाद इन्होंने जो है जो भी ढोंग आडंबर जो होते थे ना उस सब को हटाने के लिए अपने दरबारियों को मना लिया था और उन्होंने ओवर एम्फसाइज जो रिचुअल और डोगमा थे उसको खत्म करने के लिए भी बात कर ली थी। और ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल, यानी कि सबको एक साथ मिलजुल के रहना, यूनिवर्सल पीस का आइडिया इन्होंने दिया था। अबुल फजल जो है, नवरत्न तो पता ही है इनके टाइम पे थे, अबुल फजल ने जो अकबर के टाइम पे विजन ऑफ गवर्नेंस दिया था सुलह कुल का। इसके साथ साथ जो है जहांगीर और शाहजहां ने भी इसको फॉलो किया था। 1582 में उन्होंने दीने इलाही एक नया धर्म बनाया था, इसको किसी ने नहीं अपनाया, फेल हो गया था ये आइडिया उनका, राइट। और ये कुछ ही उनके 15 लगभग फॉलोअर्स ने अपनाया था और बीरबल को मिला के, बीरबल उनके फेवरेट थे। और अकबर डिड नॉट कंपेल एनीवन टू हिज न्यू फेथ, मतलब किसी को उन्होंने फोर्स नहीं किया था कि आप इसको फॉलो करें, चाहते तो कर सकते थे बट नहीं किया। झरोखा दर्शन एक ऐसा वो होता था, एक तरह से तरीका होता था जिसका मतलब क्या था कि इंपीरियल अथॉरिटी पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ कि जो है झरोखा दर्शन जो आम जनता से मिलने के लिए झरोखा जो है खोला जाएगा, उसमें से आपका राजा जो है दिखाई देगा सबको। कॉइनेज क्या था भाई, इसमें गोल्ड कॉइन जो थे जिनको अशरफी बोला जाता था, वो मोहर वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। उन्होंने यहाँ पर अपने कॉइन को इलाही इरा उस पर लिखवाया और उसके साथ साथ जो है हिजरी इरा था उससे पहले चलता था। अकबर इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ, बिकॉज उन्होंने दीन इलाही चलवाया था ना, तो इसलिए इलाही इरा इन्होंने मेंशन करवाया। अकबर ने प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग पर्शियन पोएट्री प्रेजिंग द रूलर ऑन कॉइन्स, ठीक है, पर्शियन पोएट्री लिखवाना शुरू किया और रूलर्स को कॉइन्स पे उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू किया। अकबर के नवरत्न कौन थे भाई, अब यहाँ पर देखा जाए तो अबुल फजल सबसे फेमस, मतलब लगभग सारे ही फेमस थे, बहुत पॉपुलर थे। आईने अकबरी जिन्होंने लिखा है, अकबरनामा लिखा है। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत ग्रेट पोएट थे, ये भी पोएट थे, ये ऑथर थे, ठीक है। और इन्होंने बाबरनामा इनटू तुर्की में इसको ट्रांसलेट किया। बीरबल तो आपको सब दुनिया को पता ही है, हिंदू एडवाइजर थे, ठीक है, और मुख्य सेनापति भी थे और आर्मी के। अकबर उन्होंने राजा बीरबल उनको बोला जाता था। मिर्जा अजीज कोका, ये भी आपके आपका कोटलताश से जो है उनको जाना जाता था और उनका जो है पोस्टर ऑफ द ब्रदर ऑफ अकबर बिल्ट बाय मिर्जा अजीज कोका, और इन्होंने जो है मौसोलियम फॉर हिमसेल्फ, मतलब इनका जो क्या था मकबरा बनाने के लिए, और फिर द टाइम ऑफ जहांगीर सरीन। फैजी जो थे वो भी एक तरह से लीलावती इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करते थे। मान सिंह तो पता ही है, ये आपके मनसबदार थे। टोडरमल इनको फाइनेंस संभालते थे। फकीर अजीउद्दीन ये आपके चीफ एडवाइजर हो जाएंगे। तानसेन तो पता है म्यूजिक के बहुत बड़े जो है मैस्ट्रो थे और ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। किंग रामचंद्र के यहाँ पर उन्होंने जो है सर्व भी किया था। इन्होंने इनको तानसेन का जो टाइटल दिया था, ठीक है, और अकबर ने उनको मियाँ का टाइटल दे दिया था। आर्ट के बारे में देखा जाए तो हजनामा जो है 1200 पेंटिंग, कारखाना इन्होंने बनवाया। कारखाना मतलब जो पेंटिंग्स के लिए कारखाना बनवाया, तो इनको बहुत फेमस थे, मतलब इनको पसंद था। और यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग, यहाँ पर जो ऑयल पेंटिंग्स थी उसकी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद ये आप देख लीजिएगा हिंदी पोएट्स अपने कोर्ट में, तुलसीदास, रामचरितमानस वो अकबर के टाइम पे मैंने पहले बताया था, ठीक है। अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन, मकतब खाना और ट्रांसलेशन जो था। इसके बाद रजमनामा और पर्शियन ट्रांसलेशन जो था महाभारत का, ये हुआ। अकबर पीरियड वाज पॉपुलरली नोन एज द रेनेसांस ऑफ द पर्शियन लिटरेचर। और आर्किटेक्चर, पैलेस कम फोर्ट ये कॉम्प्लेक्स था फतेहपुर सीकरी में, सिटी ऑफ विक्ट्री, मैनी बिल्डिंग्स इन गुजराती एंड बंगाली स्टाइल, ये भी इनके टाइम पे बनाए गए। और इन द कॉम्प्लेक्स और गुजराती स्टाइल वाज प्रोबेबली बिल्ट फॉर हिज राजपूत वाइफ्स। और यहाँ पर देखा जाए तो उनकी राजपूत वाइफ्स थी, आपको पता है इंटरमिंगलिंग थी, ये बहुत सारी रानियां होती थी, सबके लिए अलग अलग हॉल होते थे, दरबार होते थे, महल होते थे। अकबर बिल्ट दीवाने आम पब्लिक के लिए, दीवाने खास प्राइवेट हॉल के लिए, ठीक है। तो लॉफ्टी गेट थे, मतलब एक तरह से आर्किटेक्चर किस तरह का था। और हुमायूं टूम्ब जो है बनवाया गया था दिल्ली में अकबर के टाइम पे, ये जो है मैसिव डूम था, मतलब मैक्सिमम जो हुमायूं का मकबरा है उसमें ज्यादातर मुगल खानदान के लोगों की कब्रें आज भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, जहांगीर महल और ये सब। और इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया पूरे लाल पत्थर का यूज करके। इसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर उनके बेटे थे और 1605 से 1627 के बीच में इन्होंने रूल किया।
आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ इनके टाइम पे। ऐसा कोई क्वेश्चन आए हैं कि सबसे ज्यादा जो आर्ट को फॉलो किया, पेंटिंग्स किसके टाइम पॉपुलर, तो वो आपका जहांगीर हो जाएंगे। ठीक है। पीट्रा डुएरा क्या है, ये क्वेश्चन भी आया है आपका बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में। भाई पीट्रा डुएरा एक तरीके की एक आर्ट फॉर्म है जिसमें एक किसी पत्थर को ना कट करके डिजाइन ऐसा एक तरह से उसके अंदर जो है वो अलग से पत्थर भरा जाएगा, उसको पीट्रा डुएरा बोलते थे। और आप ताजमहल जाएंगे तो वहां पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बनाया गया है। मोती मस्जिद लाहौर में बनाया गया है। लेट शालीमार और निशांत गार्डन जो थे ये कश्मीर में बनाए हैं। यूज ऑफ हैलो और डिवाइन लाइट्स, ये जो है जो राजा के बाद हेड स्टार्टेड अंडर हिम। ठीक है। व्हेन अकबर डाइड, जब अकबर की डेथ हुई, प्रिंस सलीम जो है वो टाइटल जिनको जहांगीर का मिला, मतलब कंकरर ऑफ वर्ल्ड, ये 1605 में आए। हिज सन खुसरो रिवोल्टेड बट वाज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन एंड हिज सपोर्टर गुरु अर्जुन द फिफ्थ सिख गुरु, ये बिहेडेड, यानी कि उनके समय में ही सिख गुरु अर्जुन दास की जो है यहाँ पर मौत हुई थी, उनको कत्ल किया गया था। और फिर ब्रिटिश ने यहाँ पर मछलीपट्टनम के दौरान उनके जो जहांगीर के टाइम पे बेसिकली आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आना शुरू हुआ था। कैप्टन हॉकिन आए थे उनके दरबार में उनसे परमिशन लेने। ठीक है। कुछ 4 सालों के लिए उन्होंने वेट भी किया उनकी परमिशन का, राइट। और थॉमस रॉय गॉट द फरमान फॉर सेटिंग अप एन इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत, जो कि बाद में उनको मिल गया था। फरमान वाज सील्ड बाय शाहजहां। हिज वाइफ नूर जहां हैड इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट अफेयर। जहांगीर इरेक्टेड जंजीरे अदल एट आगरा फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस। अब एक घंटी लगा दी गई थी उन्होंने अपने गेट के बाहर, राजा ने महल के बाहर, कि अगर किसी को कोई दुख है, कोई समस्या है, तो आके उस घंटे को बजाए, तो यहाँ पर उसकी समस्या सुनी जाएगी, दूर की जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद जो जहांगीर है, ये इनके टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गए। मेहताब खान, ये इनके मिलिट्री जनरल हो गए और हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। ऑटोबायोग्राफी इनकी देखी जाए तो भाई इनकी जो स्वयं की ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है तुजुके जहांगीरी पर्शियन में यहाँ पर मेंशन की है। फेस्ड अ टफ फाइट फॉर ऑफ मलिक अंबर इन हिज एक्सपीडिशंस टू अहमदनगर। इंट्रोडक्शन ऑफ द दुअप्सा से अफसा, तो ये जो सिस्टम है ये इन्होंने शुरू किया। इट वाज मॉडिफिकेशन ऑफ मनसबदारी। मनसबदारी में जो मैंने बताया था, जिसके पास जितनी ज़ात है उतना उसको उतना ऊपर उसका स्टेटस होगा। नोबल्स वर अलाउड टू मेंटेन लार्ज और लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स विदाउट रेजिंग देयर जात रेट। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है नोबल्स को यहाँ पर परमिशन दी गई थी कि भाई आप किसी तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा जितना आप चाहे अपने सवार आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये देखा जाएगा। शाहजहां के टाइम पे 1628 से 1658 के बीच में इनका टाइम रहा। ये वही शाहजहां जिन्होंने आर्किटेक्चरली के मार्वल्स जो है क्रिएट किए हैं, इंक्लूडिंग ताजमहल। तो भाई ताजमहल इन्होंने बनवाया, राइट। शाहजहां नामा ये इनायत खान ने लिखी। और भगवत गीता उपनिषद ये पर्शियन लैंग्वेज में उनके बेटे कौन थे भाई, जो दारा शिको, जो बहुत फेमस थे, उन्होंने बहुत सारे बहुत बड़े उदारवादी मुस्लिम थे। सक्सीडेड जहांगीर, ये एट असेंडेड जो है आपका थ्रोन इन 1628, 3 years आफ्टर एक्सेशन। उनकी जो बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी मेमोरी में ही नॉर्थ वेस्ट में जो है आपका जो आपका सिटी थी वहां पर ये ताजमहल बनवाया था। ये जो बलख फ्रॉम उज्बेक वाज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वाज लॉस्ट टू सफविद, इस टाइम पे ये हो रहा था। और उनकी डेक्कन पॉलिसी यानी कि साउथ में उन्होंने क्या किया था कि वो काफी सक्सेसफुल रहे थे और उनकी जो फोर्सेस थी वो अहमदनगर के किले को जीत चुकी थी। बीजापुर और गोलकोंडा ये इन्होंने आपस में एक ट्रीटी जो है साइन की थी। अब जो कोर्ट था वो आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव्ड फ्रॉम आगरा टू द न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहांबाद में ये शिफ्ट हो गए थे। इट वाज अ न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली विद रेड फोर्ट। जामा मस्जिद, चांदनी चौक, ये इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। सैल्यूटेशन अंडर शाहजहां इट वाज चार तस्लीम एंड जमीन बोस, जो किसिंग द ग्राउंड, जो एक तरह से जो उनको सजदा करना होता था, ये होता था सैल्यूट करने के लिए। इसके बाद जो है उनके वॉर हुए, उनके बेटों में ये आपके जो है
छिड़ गया। उनके 4 बेटे थे, तो एक तरह से जो उसके बाद जो औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब की जीत हुई, ठीक है? और धर्मत बैटल ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ खाजवा एंड बैटल ऑफ दरोई टुक प्लेस। फाइनली औरंगज़ेब ने ये सब जीता। और कोर्ट हिस्टोरियन अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है बुदूशानामा, ठीक है? बुदूशानामा, ये इसके बारे में लिखा गया है। आर्किटेक्चर की बात करें तो ताजमहल यहाँ पर बनवाया गया 1632 से 33 के बीच में। मुमताज महल की याद में मोती मस्जिद बनवाई गई, ठीक है? और पूरे व्हाइट मार्बल में शीश महल और जो मुसम्मन बुर्ज जो आगरा में बनवाया गया। रेड फोर्ट जो है, रंग महल, दीवाने आम एंड दीवाने खास जो है दिल्ली में बनवाए गए। और ये सब शाहजहां के बारे में बता रही हूँ। जामा मस्जिद दिल्ली में उन्होंने बनवाई, शालीमार बाग लाहौर में बनवाया, और पूरी सिटी जो शाहजहानाबाद थी वो बनवाई। पिट्राडुएरा का आर्ट जो है लार्ज स्केल पे बनाया गया। ताजमहल जो है शाहजहां ताजमहल में बनवाया। अगर कोई आप कभी ताजमहल विजिट करें तो जरूर देखिएगा। औरंगजेब की बात करें, सबसे क्रूर, सबसे जो है जिसको बोला जाएगा बाय गॉड, और सबसे पॉपुलर इम्पॉपुलर जो है किंग हो जाएंगे, ये औरंगजेब है। सबसे आखिर जो इम्पोर्टेंट जो लास्ट अर्ली मुगल में से सबसे इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? मासिरे अलमगिरी जो है बुक रिटन बाय मुस्तैद खान थ्रोज लाइट ऑन द औरंगजेब रूल। इसमें उन्होंने इसके बारे में बताया। आलमगीर जो उनको टाइटल दिया गया, उन्होंने खुद को मतलब वर्ल्ड कॉन्करर खुद को बोला है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड जिंदा पीर, अपने आप को बोलते थे वो कि बाकी सब पीर तो मरने के बाद बनते, पर मैं जिंदा ही पीर हूँ। ड्यूरिंग हिज रीन द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। और इसके टाइम पे जो है एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पर आपका हो जाता है। मतलब वो लगभग मैक्सिमम जो है अकबर के बाद जो रूल अगर किसी ने किया था तो वो आपका औरंगजेब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद कर लेना। दीवाने आला वजीर वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट, और मीर समन इन चार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड्स। बरीद कौन हो गए? इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। वकिया नवीस रिपोर्टर हो गए। काजी जो हो गए हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। सदरुल सदर हो गए इन चार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोनमेंट्स। और मुस्तदी कौन हो गए? गवर्नमेंट ऑफ पोर्ट, जो पोर्ट साइड हो जाएंगी वहां पर उनको मुस्तदी बोला जाएगा। और उन्होंने बीजापुर को हथियाया 1686 में। बीजापुर के बारे में बात कर चुके हैं। गोलकुंडा जो तेलंगाना में आता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। मुगल एम्पायर फर्दर जो है साउथ में थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है। उनको टफ फाइट किससे मिली भाई? शिवाजी महाराज से। ये मराठा किंग थे, ठीक है? मराठा जो रूल था आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर, अगर कोई इंपॉर्टेंट रूल था इंडिया में तो वो था मराठा भाई, ठीक है? उसके बाद इन्होंने इसको हराया। डिसकंटिन्यूड ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, और मतलब हिस्ट्री का डिपार्टमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया था। इशू जवाबित अलमगीर, यानी कि जो औरंगजेब के, और अपॉइंटेड मुस्तबीज टू एनफोर्स मॉरल एंड कोर्ट्स अंडर इट। उन्होंने जो है भाई अपने यहाँ पर इशू किए कि मुस्तबीज अलग अलग ऑफिसर्स अपने बारे में बताने के लिए, अपने जो है सपोर्ट करने के लिए उनको। ड्रिंकिंग वाज प्रोहिबिटेड कंप्लीटली उनके टाइम पे। देखो जो भी मुस्लिम धर्म में जो भी चीजें हराम होती है ना वो इन्होंने फॉलो की, क्योंकि ये एक तरह से कंप्लीटली मुस्लिम थे और पूरी तरह से अपने धर्म का जो है रिस्पेक्ट करते थे और नहीं चाहते थे कि इनके धर्म के अगेंस्ट कोई भी काम करे, ठीक है? तो यहाँ पर ही वॉज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग वीणा, वीणा उनको बजाना आता था। औरंगजेब फॉरबिड म्यूजिक इन द कोर्ट, यानी कि उन्होंने म्यूजिक बजाना एकदम बंद करवा दिया था कोर्ट में। डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन, जो मेरे दादा ने शुरू की थी, बिल्कुल बंद करवा दी। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मुकद्दम विलेज हेड कई बार आ चुका, याद हो जाएगा, पटवारी अकाउंटेंट होता था। ही ऑल्सो डिसकंटिन्यूड द सेलिब्रेशन ऑफ दसरा नवरोज, दशहरा और नवरोज का जो फेस्टिवल था उसको मनाना उन्होंने बंद करवा दिया था। रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स ये भी ऑल्सो डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, यानी कि ऐसी फालतू की जो है एक्स्ट्रा लाइफ बातों में ये ध्यान नहीं रखते थे। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, ताजमहल का जो रेप्लिका था वो जो है एकदम इन्होंने कॉपी करवाने की कोशिश की थी ताजमहल को, बट नहीं हो पाई थी, बहुत पुअर कॉपी थी। औरंगजेब महाराष्ट्र में आता है। मोती मस्जिद नियर रेड फोर्ट दिल्ली में इन्होंने बनवाई। इनिशियली औरंगजेब ने जो है नई हिंदू टेम्पल्स को बनाना बैन कर दिया था और रिपेयर करवाना भी, पुराने हिंदू टेम्पल अगर कोई हिंदुओं के अगेंस्ट वो काम करता था। देन ही बिगेन अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स, ऐसा माना जाता है। इन 1679 उन्होंने जिजिया कर दोबारा से लगा दिया, पिलग्रिमेज टैक्स दोबारा से लगवा दिया।
He was also not tolerant of other Muslim sect. The celebration of Muharram was stopped. ठीक है, तो मुहर्रम का जो सेलिब्रेशन था वो जो है खत्म हो गया. He executed the 9th सिख गुरु तेज बहादुर. राइट, उन्होंने तेज बहादुर जी जो सिख गुरु थे उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया. He had also resulted in the rebellions of Jats of Mathura and the Satnamis of Mewad. तो यहाँ पर उनका औरंगजेब जो है इस टाइम पे जो आसपास जो रूलर्स थे जो आपका रूल करते थे उनसे उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा. मनसबदारी सिस्टम उन्होंने एडिशनल रैंक जो है उसके अलावा मशरूत जो है यहाँ पर बनाया और एडेड वन डिडक्शन कॉल्ड खुराके दबाब टुवर्ड्स मीटिंग द कॉस्ट ऑफ फीड ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो एनिमल्स के लिए एक तरह से जो है एडेड वन डिडक्शन उन्होंने काट दिया था. ये जो कॉस्ट था इसको यहाँ पे हटा दिया. तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. औरंगजेब ने राजपूत की जो हाई पोजीशन थी उनको अपॉइंट किया. राजपूतों को ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदुओं से बिल्कुल ही वो नफरत करते थे. तो मराठा अकाउंटेड फॉर साइजेबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स. मिराज मोहम्मद कासिम उन्होंने अलमगीर नामा लिखा है उनकी बड़ाई करते हुए. हिज रिलीजियस पॉलिसी वाज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग द राजपूत्स, द मराठास एंड सिख्स इनटू द एनिमीज ऑफ मुगल एम्पायर. तो उनकी रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक उनकी नीति क्या थी कि भाई वो जो एक तरह से मुगल बनाना चाहते थे पूरे भारत को. जागीरदारी सिस्टम क्या था भाई? सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू द नोबल्स फॉर देयर सर्विसेज टू द स्टेट. अब यहाँ पे जो है रेवेन्यू का एक सिस्टम था, वो असाइनमेंट पूरा कंप्लीटली जो है एक टेरिटरी दी जाती थी नोबल्स को, अपने मंत्रियों को, वो जागीरदारी बोला जाता था. ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा मनसबदारी सिस्टम का. अगर मैं जागीरों की बात करूँ तो कितनी तरह की हो जाएगी. एक होता था तनख्वाह जागीर, तो ये आपका सैलरी के बदले में जो दी जाती थी और हर 3 से 4 साल में आपकी ट्रांसफरेबल हो जाती थी, यानी कि एक मनसबदार से दूसरे के पास. मशरूत जागीर, ये जो कुछ कंडीशन पे दी जाती थी, भाई आपको ये करना पड़ेगा अगर ये मिलेगा तो. वतन जागीर, ये जमींदार और राजा थे जिनको लोकल डोमिनियन जिनका उस जमीन पे रहता था उनको दी जाती थी. वो हेरिडिटरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि किसी जमींदार की होगी तो ऑफ कोर्स उसकी फैमिली से रिलेट करेगी, किसी को चेंज नहीं किया जाएगा. अल तमागा जागीर, ये क्या होता है भाई? इसमें मुस्लिम नोबल्स यानी कि जो मंत्री होते थे उनकी फैमिली टाउन्स और प्लेस और बर्थ पे जो जहां से बिलोंग करते वहां पे उनको जागीर दी जाती थी. जमींदार क्या होते हैं? जमींदार जो है हेरिडिटरी राइट्स ओवर द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड क्लेम द डायरेक्ट शेयर इन द पीजेंट्स प्रोड्यूस व्हिच वेरिड फ्रॉम 10% टू 25% इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो उनका जो है 10 से 25% तक वो लोग थे जिनका अपना जन्म से अधिकार था उस जमीन पर. ठीक है, और दे असिस्टेड द स्टेट एंड जागीरदार्स इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. इसके साथ साथ जो है आर्म्ड फोर्सेस, ये भी उन्होंने मेंटेन की, उनको ड्यूटीज लगाई. जमींदार नॉट द ओनर ऑफ ऑल लैंड्स कंप्राइजिंग देयर जमींदारी. तो इम्पोर्टेंट टर्म्स और मीनिंग ये आप देख लीजिए कि भी काफी इम्पोर्टेंट है. अगर मैं मुगल टाइम की बात करूं तो तैनाते रकब, रिजर्व फोर्स, तकवी, लोन्स जो है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए दिए जाते थे, मेरवाड़, ठीक है, पोस्टल रनर और बनिक लोकल ट्रेडर्स. और इसके बाद है बिटी कचीज, क्लर्क बोले जाते थे. चेहरा, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ एवरी सोल्जर. अहदी जिसको बोला जाता था जेंटलमैन ट्रूपर्स को. और हायर देन द, उनका जो है हायर पेड देन द ऑर्डिनरी सर्विसमैन अंडर मनसबदारी सिस्टम. ये आपका खुदकश, ये पीजेंट्स हु ओन द लैंड दे किल्ड. खासा खेल, फिर उसके बाद कबूलियात सिस्टम, ये एग्रीमेंट होता था पीजेंट और गवर्नमेंट के बीच में. राइट, औरंगजेब ने राजपूतों को हाई पोजीशन दिया. ये स्लाइड दोबारा से आ गई है. ठीक है, इसके बाद जो है लेटर मुगल्स और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की अगर हम बात करें तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का वैसे तो पार्ट हो जाता है. तो डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि जो पावर का एक तरह से सेंट्रलाइजेशन होना ये प्रॉब्लम बन गया. जब आसपास के जो रूलर्स थे उनको ये लगने लगा कि भाई, और जो मंत्रियों की कमी के कारण और कुछ जो बाद के जो मुगल्स आएंगे उसमें ये स्टोरी का आपको काफी अच्छे से बताई जाएगी. ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमंग द सन्स व्हेन फादर औरंगजेब डाइड इन 1701 में. उनकी डेथ 1707 में एक्चुअली उनकी डेथ होने के बाद यहाँ पर जो है मुगल के उनके जो बेटे थे यहाँ पर उनकी लड़ाई हो गई और मुअज्जम एमर्ज द विक्ट्री. सबसे जो है मुअज्जम जो उसकी जीत हुई और मोहम्मद आजम शाह इन द बैटल ऑफ जजाऊ में उनको हराया. ठीक है, जहांगीर शाह उनको बोला जाएगा. तो अगर सक्सेसर कौन थे भाई औरंगजेब के?
बहादुर शाह, सॉरी जहंदर शाह बाद में आएगा, पहले बहादुर शाह आएंगे उनके बेटे। तो ये सबसे ज्यादा टॉलरेंट थे हिंदुओं की, काफी अच्छी इनकी पॉलिसीज थी, बहुत ज्यादा शांत थे, इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे अपने फादर के जैसे, राइट। और ग्रांटेड मराठा और सरदेशमुखी डेक्कन में, और जो चौथ जो टैक्स लिया जाता था मराठा से, वो इन्होंने देखा, ठीक है, और इसको अप्लाई किया। मुगल हिस्टोरियन लाइक हफी खान गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह बेखबर, ये उनको बनाया। और जहंदर शाह इंट्रोड्यूस इजारा रेवेन्यू फार्मिंग, इसको यहाँ पर जो है इजरा इन्होंने इंट्रोड्यूस की। became emperor with the help of Zulfikar Khan, tried to establish friendly relation with Maratha and Rajputs and hence abolished jizya. इसके बाद granted सरदेशमुखी and Chauth of Deccan to Shahu and accorded title of Mirza Raj Sawai and Jai Singh of Amber and the title of Maharaja of Ajit Singh, ठीक है। फारूक सियार की बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नटोरियस जो रहे, जिनकी वजह से काफी जो है डिप्लोमेटिकली चेंजेस आए आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अगर मैं बात करूं मिडिवल हिस्ट्री, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आके कॉन्कर कर रही थी, तो इनके ही कुछ ऐसी पॉलिसीज और रूल ऐसे हुए जो काफी खतरनाक साबित हुए बाद में जाकर। इन्होंने जिजिया कर को खत्म कर दिया, चलो ये तो अच्छा किया। पपेट बन गए सैयद भाइयों के, ये इनके साथ गलत हुआ। अब्दुल खान और हुसैन अली, ये किंग मेकर इनको बोला जाता था, बाद में और भी बहुत सारे राजा इन्होंने बनाए और बिगाड़े। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन्होंने खत्म कर दी। जिजिया पिलग्रिमेज टैक्स और गेव फरमान टू ब्रिटिश, हाँ ये इनका गलत निर्णय हो गया, जो 1717 में इन्होंने फरमान दिया था कि विदाउट एनी ड्यूटीज पेइंग आप जो है यहाँ से क्या जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। डी थ्रोन द सैयद ब्रदर्स, ये सैयद ब्रदर्स ने फिर बाद में इसको हटा भी दिया, इसको मार दिया। रफी उद दराजत, ये जो है शॉर्टेस्ट पीरियड इनका रहा मुगल्स में, और ये इसके बाद जो है मुगल रूल धीरे धीरे खत्म ही हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला सबसे जो है, इसको अगर बोला जाए तो काफी आराम परस्त और काफी जो है एक तरह से बदनाम जो राजा ये कहलाए जाएंगे, क्योंकि इनके टाइम पे जो कोहिनूर हीरा था ये गया था इंडिया से, और जो आपके नादिर शाह आया था 1739 में, 1739 याद रखिएगा, वो लेके गया था कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह रंगीला से। रंगीला इनके नेचर की वजह से इनको दिया गया था, बिकॉज ही वाज वेरी लस्ट्रस, ठीक है। तो यहाँ पर कोहिनूर डायमंड ले गया था, और ये सैयद बंदों की हेल्प से ही भी ये भी राजा बने थे। नादिर शाह को जो है बैटल ऑफ करनाल में हार गया था। और अहमद शाह अब्दाली आल्सो रेडेड दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द हिज रेन, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली भी उस समय पे आ गया था। तो अहमद शाह अब्दाली ये वही है भाई जिसने 1761 में आपका मराठों को हराकर दिल्ली में रूल किया था। अहमद शाह है भाई मोहम्मद शाह रंगीला का एक लौता बेटा था, इनकॉम्पिटेंट था काफी, यानी कि बिल्कुल नालायक था। लेफ्ट द स्टेट अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ उधम राय, और उसके बाद जो है टाइटल ऑफ किबला आलम, आलमगीर द्वितीय, भाई आलमगीर पहला कौन था आपका, औरंगजेब द्वितीय ये हो जाएंगे। बैटल ऑफ प्लासी इन्हीं के टाइम की देन है, और फॉट ड्यूरिंग हिज दिस reign, राइट। इसके बाद जो आपका शाह आलम द सेकेंड, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगा, इनके टाइम पे रूल किया गया। मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली ड्यूरिंग दिस रीन पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ बक्सर अलॉन्ग विद मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अब यहाँ पर फोर्स टू साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अंडर विच दीवानी ऑफ बंगाल वाज ग्रांटेड टू कंपनी, यानी कि इस टाइम पे जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये आपको पता है 1765 में की गई, जिसमें बंगाल का दीवानी राइट जो है कंपनी को ग्रांट कर दिया गया। उस समय पे मुगल रूल कौन थे, शाह आलम द्वितीय। अब दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब चला गया था इनके पास से, और बिकेम पेंशनर टू इंग्लिश, अब इंग्लिश लोगों पे डिपेंड हो गए थे। अकबर द सेकेंड और आखिर में बहादुर शाह जफर जो 1857 में रंगून इनको भेज दिया गया था, ठीक है। तो अकबर द सेकेंड इनको राम मोहन रॉय टाइटल राजा उनको दिया गया था, राजा राम मोहन रॉय जो राजा टाइटल था ना उनको अकबर द सेकेंड ने दिया था। और इंट्रोड्यूस हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल फूल वालों की सैर, ठीक है, ये इन्होंने बनाया था। लास्ट मुगल एम्परर थे, उर्दू पोएट थे जफर, उनका पेन नेम था, और पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसके बाद इनके बेटों की इनके सामने हत्या हो गई। तो एक तरह से मुगल खानदान ना कंप्लीटली यहाँ पे खत्म कर दिया गया, उनको मार दिया गया था 1857 में, या तो बाहर भेज दिया या मार दिया गया। रीजंस क्या थे डिक्लाइन करने के मुगल्स की, भाई एक तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब जो है कंप्लीटली डेडिकेटेड था अपने राज्य के लिए, बट बाकी जो राजा जो आए वो अपने विलासिता में ज्यादा खो गए और राज्य की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा।
ज्यादातर एम्परर जो है पपेट बन गए इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नॉबल्स हु ऑफन रैन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, तो नॉबल्स मैंने बताया ज्यादा जो है पपेट्स बन गए थे एम्परर्स के और कुछ खास नहीं कर रहे थे। ठीक है, मिलिट्री और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपोज बाय नादिर शाह एंड जो है वीक, यानी वील नहीं है, वीक है, वीक मिलिट्री। तो जो जब रेड पड़ी भारत पे तब हमें अपनी असलियत पता चली कि किस तरीके से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आए तो हमारा नुकसान किया। एमरजेंस ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स एंड हेंस वीकनिंग ऑफ सेंट्रल पावर। तो ये जो है ऑटोनोमस स्टेट्स जो है अपने अपने इन्होंने बनाए, जैसे हैदराबाद का डेवलपमेंट हो गया अलग से, निजाम शाही, इसके बाद आपका बंगाल में जितने भी आपका रूलर्स हैं ये आपके मीर कासिम एंड ऑल, तो ये आपका, और उसके बाद जो है लखनऊ है यहाँ पर। तो अलग अलग जो अपने अपने स्टेट थे ना, जो गवर्नर थे उन्होंने अपना अपना राज्य पे ज्यादा ध्यान दिया डिस्पाइट पूरे देश के। ठीक है, तो वो जो मुगल रूल था उसके अंडर वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, इतना अपने यहाँ पर ध्यान दे रहे थे। ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी यानी कि बहुत ज्यादा कट्टरपन उसको ले डूबा। इज एटीट्यूड टुवर्ड्स मराठास, राजपूत एंड जाट, उनको उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया। ठीक है, और रिलीजियस पॉलिसी जो बहुत ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ थी तो वो उनको नुकसान कर गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज अब जो हमारी लास्ट जो क्लास जिसको मैं बोल रही थी वो लास्ट ना होके एक और क्लास, अब आपका जो मराठा वाला टॉपिक लास्ट ये बचा है, ये आपका नेक्स्ट क्लास में आपको करवाया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।